आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 1 देखेंगे। क्योंकि इससे पहले हम सीडीपी का टॉपिक अपलोड कर रहे थे, तो अब मैथ का भी अपलोड करना स्टार्ट कर दिए हैं। मैथ का भी आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन जाता रहेगा, इसलिए जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह सीटेट का जो है मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर का क्लास है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को यहाँ हल करके आपको दिखाया जाएगा और जहां तक होगा समझाने का प्रयत्न किया जाएगा। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी सीटेट में थोड़ा टाइम है। जब तक में नोटिफिकेशन आएगा, इसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी, तब तक में हम लोग बहुत सारा चीज कर चुके होंगे, बहुत सारा टॉपिक कवर कर चुके होंगे। इसलिए बिना देरी किए टॉपिक पर आते हैं, और आप लोग भी बिना देरी किए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके मित्रों को भी लाभ मिल सके। और जो भी जानकारी चाहिए उसके लिए जो है कमेंट में जो है निश्चित रूप से आप अपना राय दे सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग जोड़ सिखा रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, मैथमेटिक्स का क्लास ले रहा है एक शिक्षक, तो उनके लिए कौन सी युक्ति जो है वह सर्वाधिक उपयुक्त होगी। देखिए, कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्न को नकारा जाए, नकराया जाए, यह नकारा जाए होगा, नकारा जाए ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यह आपका नेगेटिव सेंस में आता है। शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन, देखिए मूल्यांकन की प्रक्रिया जहां भी होती है यह आपका नेगेटिव सेंस में इसका यूज होता है, तो यह आपका नहीं होगा। योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, यह आपका सही है। शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जो है अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ सबसे जो आपका उपयुक्त है वह है योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह सबसे उपयुक्त आंसर आपका है। शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। देखिए, प्रश्न को कराया नहीं जाना चाहिए। ठीक है, प्रश्न को कराने का दबाव आप स्टूडेंट पर नहीं डाल सकते हैं। यह जो है सिर्फ आप उनकी मदद कर सकते हैं। इस तरह का जो भी कथन रहता है उसको जो है सीटेट में, सीटेट के एग्जाम के हिसाब से वह नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। यह आप लोग ध्यान में रख के इसको हल करेंगे, फिर जाके आपका सही आंसर आपके सामने आएगा। तो यहाँ जो है 3 नंबर आंसर जो है बिल्कुल सही है, इसलिए आप इस पर टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कक्षा 2 के शिक्षक ने योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं। ठीक है, उनमें से 7 सेब और डाल दिए गए, उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। 5 सेब पहले से हैं, 7 और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं। ठीक है, तो 5 पहले से था और 7 और आ गया, तो 7 5 12 12 हो गया। इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न जो है निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी पर आधारित है। कुछ श्रेणी यहाँ दी गई है, इसमें से आपको सही श्रेणी का चुनाव करना है। तो ऑप्शन में पहले देख लेते हैं। संवर्धन, यह नहीं है। पृथक्करण, पृथक्करण मतलब होता है अलग अलग करना, यह भी नहीं होगा। योग की पुनरावृत्ति, यह भी नहीं है। समुच्चयन सिद्धांत इस पर लागू होता है, इसलिए आपका आंसर हो गया यहाँ 4। ठीक है, 4 नंबर आंसर जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। यह समुच्चयन मॉडल या श्रेणी पर आधारित है, इसी के हिसाब पर यह वर्क कर रहा है। ठीक है, इस तरह का सवाल जो है यह मॉडल और श्रेणी इसका जो है वह समुच्चयन है। 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण, यहाँ देखिए यह जो है आपका यह एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो गया है दूसरे प्रश्न का। तो यहाँ है, गणित में त्रुटियों का एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। यह कथन जो है सही है गलत है जो भी है आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ से कथन आपको चूज करना है। गणित में त्रुटियां जो है यह पॉजिटिव सेंस में इसका यूज होता है। ठीक है, त्रुटि को पॉजिटिव सेंस में सीटेट में यूज किया जाता है, क्योंकि गलती करेंगे फिर उससे जो है सही निष्कर्ष निकलेगा, इसलिए त्रुटियों को जो है यहाँ पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है। पहला हो गया गलत है,
तो देखिए गलत तो पॉजिटिव सेंस में नहीं होगा, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके बाद गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं, ऐसा नहीं है। सही, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। देखिए यहाँ एक सही हो गया, पहला पॉजिटिव आ गया। इसके बाद है क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। देखिए गणित की अवधारणा अगर बच्चे खुद से कर रहे हैं तो यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गणित की अवधारणा अगर बच्चे कर रहे हैं तो उसमें समझ विकसित होगा और यह पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। ठीक है, तो यह आपका दो पॉजिटिव यहाँ दिखाई दे रहा है। तो दो पॉजिटिव आ गया तो ऑलरेडी यह आंसर होना चाहिए। लेकिन फिर से हम एक बार और देख लेते हैं, एक ऑप्शन अभी बचा हुआ है सही, यह भी आपका पॉजिटिव में है, क्योंकि वे विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के विषय में फीडबैक, देखिए यहाँ यह फीडबैक जो है यह आपका नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है। तो देखिए यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ गया, और यहाँ देखिए दो पॉजिटिव आपका है। इसलिए त्रुटि को हम पहले ही बता चुके हैं कि पॉजिटिव रूप में यूज होता है। तो आपका आंसर जो है 3 नंबर हुआ। ठीक है, कमेंट में निश्चित रूप से बताइएगा आपको सही कॉन्सेप्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दो या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं की मापों मतलब क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए अब दिया हुआ है दो या उससे अधिक, दो क्षेत्र है या दो से अधिक है, हो सकता है यह क्षेत्र हो यह क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, दो अलग अलग क्षेत्र। ठीक है, या दो से अधिक क्षेत्र हो सकता है। इस दो विमाओं वाली वस्तुओं की मापों, दो या दो से अधिक विमाओं वाली वस्तुओं की मापों क्षेत्रफलों, देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका अलग अलग क्षेत्रफल आएगा तीनों का, की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए कह रहा है दो या उससे अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं की मापों क्षेत्रफलों का तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सा इसमें सबसे ज्यादा उपयुक्त आपको लग रहा है, किस विधि के द्वारा जो है यह क्षेत्रफल की तुलना सही से होगी। अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग नहीं होगा, आकलन नहीं होगा, प्रेक्षण द्वारा हो सकता है, अध्यारोपण यह नहीं होगा। तो आपका सबसे करेक्ट आंसर जो यहाँ है यह 3 नंबर है, प्रेक्षण द्वारा। तो इसको ही आपको टिक करना है। इस टाइप का अगर सेम टू सेम प्रश्न आ जाए तो यहाँ जो है प्रेक्षण को आप सबसे पहले स्थान पर रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं। गणित की पहेलियां किस में मदद करती हैं, आपको जो है ऑप्शन दिया हुआ है, इसके आधार पर चूज करना है। कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, यह नहीं होगा। विद्यार्थियों को पहचान करना, यह जो है नेगेटिव सेंस में इसका यहाँ यूज हो रहा है। विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने के लिए, नहीं, मनोरंजन प्रदान के लिए इसका उपयोग नहीं होता है गणित की पहेलियां। समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, और एक है समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो सबसे करेक्ट जो है यह आपका है। देखिए समस्या सुलझाना जो है यह भी आपका पॉजिटिव सेंस में है, और यहाँ प्रोत्साहित करना भी पॉजिटिव सेंस में है। दो पॉजिटिव यहाँ आ रहा है, तो इसलिए सबसे करेक्ट आपका 4 नंबर ऑप्शन हुआ। यह भी सही है, लेकिन यहाँ जो है एक परखने वाली बात जो है यह आपका निगेटिव सेंस में यूज हो रहा है, और समस्या सुलझाना जो है यह पॉजिटिव चीज है। ठीक है, तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव यहाँ आ रहा है, यहाँ आपको दो पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, इसलिए आपका यह आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गणितीय संचारण उल्लेख करता है, गणितीय संचारण जो है किसका उल्लेख करता है। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। पहला है गणितीय विचार को समाहित और संगठित करने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, और चौथा है गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता।
गणितीय संचारण इसमें से कौन सा करेक्ट है? ठीक है, गणितीय संचरण जो है यह गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता है। ठीक है, और इसी का यह उल्लेख करता है, इसलिए आपका यह करेक्ट आंसर है। समस्याओं को सुलझाना इसका नहीं है। संचारण करना, गणितीय संचारण जो है समस्या सुलझाने का उल्लेख नहीं करता, गणितीय प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का उल्लेख नहीं करता। कौशल का विकास, भाग लेने का कौशल जो है यह इससे रिलेटेड नहीं है। गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता, यह भी गणितीय संचारण से संबंधित नहीं है। यह आपका जो पहला है यह करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यहाँ हम मिक्स क्वालिटी के क्वेश्चन को दे रहे हैं, मिक्स क्वालिटी के क्वेश्चन को लाए हैं ताकि आपको एग्जाम में जो है एक ढंग का प्रश्न नहीं मिलता है, अलग अलग कैटेगरी का प्रश्न वहां देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक कैटेगरी का हम उसका भी प्रयास करेंगे, क्योंकि उस कैटेगरी का जब भी आपके पास प्रश्न आएगा तो आप आसानी से उसको हल कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य में से कौन सा नहीं है? देखिए यहाँ आ रहा है नहीं है, इस पर आपको ध्यान देना है। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, हम खुद गलती करके आए थे। नहीं है वाला जो ऑप्शन है इसको हम थोड़ा सा गौर नहीं किए और प्रश्न जो है साफ गलत हो गया। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। बच्चे के सोच विचार प्रक्रिया गणितीय रूप देना, बच्चे के सोच विचार की प्रक्रिया उसको जो है गणितीय रूप देना जो है यह प्राथमिक में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है आपका। बच्चे के संदर्भ में गणित का करना ऐसा नहीं है। समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाने का प्रयास, देखिए समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना जो है यह सही है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं तो गणित में मूल रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर उनको समस्या समाधान का कौशल मिल जाए, उनको तरीका मिल जाए, तो यह उद्देश्य जो है गणित पढ़ाने का उद्देश्य यह सफल हो जाएगा। ठीक है, तो परफेक्ट यहाँ लग रहा है। आगे एक ऑप्शन बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं, तब फाइनली इस पर हम लोग टिक करेंगे। गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना, देखिए यह सही नहीं है। यह उद्देश्य नहीं है कि गणित में उच्चतर पढ़ाई करवाना है। अभी तो जिस क्लास में है, पहले प्राथमिक क्लास में, पहले उसको सही से करवाना है। यह उद्देश्य नहीं है कि डायरेक्ट वह जो है आगे पीएचडी करेगा कि क्या करेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ऐसी बात नहीं है। डायरेक्ट पहले हम लोगों को जहां जो समस्या आ रही है उसको सॉल्व करना है। तो समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाने वाली जो बात है यह बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? पाठ्य पुस्तक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता, तो पाठ्य पुस्तक जो है प्राथमिक स्तर पर उसकी विशेषता यहाँ दिया गया है, इसमें से जो सबसे करेक्ट है उस पर टिक करना है। पहला है संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं संबंध जोड़ा जाना चाहिए, उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ा जाना चाहिए। दूसरा है संकल्पनाओं को जटिल से सरल की ओर प्रदर्शित करना चाहिए, उसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब है समस्याओं को जटिल से सरल प्रदर्शित किया जाना चाहिए, यह सही ऑप्शन है। इसके बाद है संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्ध में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद है संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। देखिए जटिल से सरल है, इसके बाद है संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्ध, इसके बाद है उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ा जाना चाहिए। देखिए ऐसी बात नहीं है, उच्चतर कक्षाओं से संबंध बिल्कुल नहीं जोड़ा जा सकता है। जटिल से सरल नहीं होगा, सरल से जटिल होगा। ठीक है, इसके बाद है पूर्णतया श्रेणीबद्ध तरीके से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आपका एक बचा है 4, मूर्त से अमूर्त की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यह सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इस तरह से धीरे धीरे करते करते आप लोग भी
सही प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। लगातार प्रयास जो है यहाँ आपको खुद व खुद पता चलते जाएगा कि कौन सा नहीं हो सकता है, कौन सा हो सकता है। प्रयास करने से लगातार आपका सही से इसमें जो है क्षमता विकसित होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणीकर सही है? ठीक है, क्या है? ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए, यहाँ ज्यामितीय समझ को विकसित करना है, इसके लिए कौन सा इसमें सही है? मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन। मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन और औपचारिक निगमन। ठीक है, इसके बाद तीसरा है औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण, विश्लेषण। और चौथा ऑप्शन है मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन। ठीक है, मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, यह 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? देखिए, इसमें से मानसिक चित्रण पहले करना चाहिए, इसके बाद विश्लेषण, इसके बाद औपचारिक निगमन और तब अनौपचारिक निगमन। तो यह सबसे करेक्ट है, इसलिए आपका ऑप्शन यह 4 नंबर जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है, ठीक है, यहां पूछ रहा है सही है। संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। स्थानीय मान सिखाते समय शून्य परिचय दिया जाना चाहिए। इसके बाद पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, यह सही है। ठीक है, बच्चों में पहले संख्या ज्ञान होगा, फिर उनको शून्य के विषय में बताया जाएगा। अगर आपको 1 से 9 तक जो है बता दिया गया बच्चों को, तो इसके बाद शून्य की संकल्पना लेकर आप जो है 1 0 10 की संकल्पना बना सकते हैं, 20 30 40, और शून्य के महत्व को यहाँ समझा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से शून्य का परिचय जो है अगर संख्या ज्ञान के बाद होगा तो यह सही रहेगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है 4 नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। अंक गणित 4 मूलभूत, यहां देखिए सब में 4 4 दिया हुआ है। योग, भाग, परिमाप, क्षेत्रफल। इसके बाद है परिकलन, संगना, रचना करना, समीकरण बनाना, योग, गुणा, भिन्न को दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना। यहाँ है योग, योग मतलब जोड़, व्यकलन मतलब घटाव, और यह हो गया गुणा और यह हो गया भाग। तो देखिए अंक गणित की जो 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं वह है जोड़ मतलब योग, इसके बाद घटाव, व्यकलन, गुणा और भाग। यह 4 जो है यह बिल्कुल सही है। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं आपकी यही है। ठीक है, तो आज हमने यहाँ कुछ प्रश्न गणित का किया। अगर आपको कोई भी इसमें प्रश्न पूछना है या कोई भी इसके विषय में डाउट है तो निश्चित रूप से कमेंट में बताइए, और चैनल पर पहली दफ़ा आए तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में।